दोस्तों पिछले 2 सेशंस के अंदर 2 पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से 3 कारण हैं जिनके कारण हमें रोग हो सकते हैं। जैसे प्रज्ञा अपराध और परिणाम को हमने कवर किया पार्ट 2 के अंदर, और हमने समझा कि क्या वो 2 एलिमेंट्स हैं और कैसे वो एलैबोरेटिवली हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं और किन चीज़ों पर हमें कंट्रोल रखना चाहिए ताकि अपनी लाइफ क्वालिटी और ओवरऑल हमारे जो रोग होने की संभावना है उसको कम कर सकें। लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है ये बात कर रहा है काल के बारे में, रिजल्ट के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण आपको रोग संभवतः हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलरली जिस पे आपका कंट्रोल लिमिटेड है या जो जिनकी होने की संभावना काफी हद तक ज्यादा है, और उन समयों पे काल के दौरान आपको किन किन समस्याओं से किस किस समय आपको क्या क्या व्याधियां हो सकती हैं इस बारे में बात करी है। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये लास्ट पार्ट है 3 कारण का। बाकी आने वाले पार्ट्स के अंदर हम बात करेंगे 3 निवारण की, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप ऐसा कंटेंट मिस न करें। और यदि आपको कंटेंट रिलेवेंट लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जिसको इस ज्ञान की जरूरत हो, जिसके पास ये ज्ञान ना हो, जिसको ये चीज पता ना हो या फिर इन विषयों में रुचि रखता हो, उन तक ये वीडियो हमारा जरूर पहुंच सके और हम मिलकर इस कम्युनिटी को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहिए जी। वात जो है आयुर्वेदा की आकाश और वायु तत्व से मिलकर के बना है। पित्त जो है वो डोमिनेटली अग्नि तत्व से बना है और इसमें जल तत्व का एसोसिएशन है। और कफ जो है इसमें जल एंड पृथ्वी तत्व का एसोसिएशन है। तो जब भी जैसे आपका प्रश्न था कि हम बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं, कल हम बहुत टारगेट ओरिएंटेड वर्क करने लगे, डेडलाइंस होती है, ओवर परफेक्शन आजकल जीवन में बहुत होने लगा है, तो बेसिकली स्ट्रेस, यस, प्रेशर, तो वो पित्त को एग्रीवेट कर सकता है। पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब आकाश से हम शब्द को लेते हैं। दूसरा जो एक कारण बताया गया है वह है प्रज्ञा अपराध। है ना। प्रज्ञा अपराध का मतलब होता है, प्रज्ञा मतलब जो कि एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंस, विजडम जिसको हम कहेंगे, जो प्योर विजडम है उसको हम प्रज्ञा कहते हैं। हमने देखा होगा कि हम अंदर से बहुत खिले रहते हैं, एक इनर सेटिस्फैक्शन रहता है, ब्लिसफुल स्टेट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो फिर प्रज्ञा अपराध होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है और अपने आप हम निरोगी होने लगते हैं। मतलब फिर कैसे ऑडियंस या हमारी जनता को कैसे पता चलेगा कि उन्हें कहाँ रेफर करना चाहिए इनके बारे में या इन चीज़ों को, या चलिए हम रेफरेंस की बाद में बात करते हैं। हम पहले समझते हैं कि हमें ये तो समझे कि एटलीस्ट अगर लिस्टेड 10, 15, 20 व्हाटएवर काउंट का हमारे पास अगर एक इंस्ट्रक्शंस लिस्ट है आयुर्वेद के अंदर, तो उनके कारण क्या रोग हो सकता है। तीसरा कारण जो हम व्याधियों का मानते हैं जी, फर्स्ट हमने बात करी असात्म इंद्रियार्थम संयोगा जी, जो दूसरा है वह है प्रज्ञापराधम जी, और तीसरा जो कहा गया है वो बहुत बड़ा है, परिणाम, या उसको काल भी कहा गया है, या रिजल्ट भी आप कह सकते हैं। कि हम बाल्यावस्था किस एज ग्रुप को मानते हैं, हम यूथ का जो एज जनरेशन वो क्या हम मानते हैं, और जो वृद्धावस्था उसको हम क्या एज ग्रुप कंसिडर करते हैं, आयुर्वेद क्या बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो इसमें हमारे आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अच्छा, ये 25-25 साल के डिवाइड किए गए हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी हम इसको यदि आज के समय, क्योंकि पहले तो 100 साल की आयु एक जनरल आयु मानी जाती थी, हाँ जी, लेकिन आज 100 साल की आयु प्राप्त करना एक बहुत बड़ा सपना होता है, टास्क होता है। तो आज के समय के हिसाब से यदि आयुर्वेदा को देखें तो 0 से लेके 16 ईयर तक को हम एक बाल्यावस्था मान सकते हैं। 16 ईयर के बाद में एक युवावस्था चालू होती है जो कि ऑलमोस्ट मानना तो 50 तक चाहिए, लेकिन आज कई लोग 40 में ही वृद्ध होने लगते हैं। फिर भी हम मान के चलते पॉजिटिव साइड 50 है जी 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 बिल्कुल। तो 50 तक या 60 तक भी कर सकते हैं, उसको हम युवावस्था मान के चलते हैं। फिर यहाँ 50 और 60 प्लस जो हम होने लगते हैं हमारे उसके अनुसार वो वृद्धावस्था शुरू होती है। तो यहाँ पे 3 स्तर है, 3 में वृद्ध, कफा, पित्ता एंड देन वाता। ओके। तो सर जैसे अब हमें पता है कि बच्चों का कफ होगा ही होगा, या वात का एजिंग में होगा, जब एज हो जाएगी, वृद्धावस्था आएगी तो फिर वात बढ़ेगा, तो उसके फिर अगर ये प्री डिफाइंड है तो फिर उसका सॉल्यूशन भी दिया होगा। बिल्कुल, यही आयुर्वेदा की ब्यूटी है, आयुर्वेदा का सौंदर्य है। हाँ। इसको हमारे ऋषियों ने रसायन चिकित्सा बताई गई है। तो बाल्यावस्था में कौन कौन सी चीजें होगी, क्या होगा, उसके ऑलरेडी ट्रीटमेंट दे दिए गए हैं।
तो ये हम बात करेंगे निवारण के अंदर, निवारण 3 निवारण के लिए हम सर से बात करेंगे, इन्हीं लाइंस पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा भी और मतलब मैं सर सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी, मैं को अभी लगता है कि शायद आयुर्वेद में और डिटेल्स हैं जो और बातें हैं, मैं और समझना चाहूंगा कि कारण क्या है, कैसे कुछ चीजें भी होल्ड, जैसे काल का हमने बताया था 2 पार्ट है। हाँ जी। तो एक भी तुमने एक ही पार्ट की बात की है कि हमने बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अब हम काल को और ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं, जैसे ऋतु काल। ओके, है ना, ऋतु काल। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ व्याधियां किसी पर्टिकुलर ऋतु में ज्यादा आती है। जिनको जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है उनको वर्षा ऋतु में बहुत दिक्कत होती है। राइट। किसी के आपने सुना होगा कोई सर्जरी हुई हो, पुराने कुछ ऐसे इंजरी हुई हो, तो वर्षा ऋतु में उनका पेन उभर के आ जाता है। आयुर्वेदा में वात, पित्त, कफ के कुछ स्पेसिफिक टाइम्स बताए गए हैं कि इस ऋतु में ये चीज बढ़ जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है, इसको वात प्रकोप होता है। इसीलिए जब उसकी चिकित्सा करते हैं तो पूरे साल में आप कभी भी करें बहुत अच्छी होगी, लेकिन वर्षा ऋतु में तो वात की चिकित्सा पंचकर्मा से करना ही चाहिए। अच्छा। तो इसीलिए आयुर्वेद में लिखा है कि ऋतु के अनुसार व्याधियां उत्पन्न होती है। तो इसीलिए ऋतु जो हम बात करेंगे आगे, ऋतु के अनुसार कैसे हमारा दिनचर्या हो, ऋतु के अनुसार कैसा खान पान हो, वो शास्त्रों में उस जगह बताया है। ऐसे ही पित्त की यदि बात करें तो शरद ऋतु का जो टाइम होता है, शरद ऋतु में पित्त बहुत बढ़ जाता है, उसको हम कहते हैं पित्त प्रकोप। जिनको भी स्किन की कुछ प्रॉब्लम्स है, एलर्जी की इश्यूज है, तो वो शरद ऋतु में एग्रीवेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। सर ठंड में बहुत ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस हो गया तो मतलब ऑब्जर्वेबल है, बहुत जल्द बहुत मॉइस्चर लॉस होता है। शरद ऋतु में यहाँ पर हम लेंगे शारदीय नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर का जो टाइम, अक्टूबर के अराउंड, जैसे पितृपक्ष का टाइम आता है, तो आपने देखा है दिन में कितनी तेज गर्मी होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय की गर्मी बिल्कुल सुबह शाम थोड़े ठंडे होंगे और दिन में बहुत तेज गर्मी होगी, तो वो जो है आपके पित्त को एग्रीवेट कर देता है, पित्त को विशिएटेड कर देता है। ऐसे ही कफ का है, कफ को हम वसंत ऋतु में देखते हैं सबसे ज्यादा प्रकोपित होता है। तो वसंत ऋतु फरवरी मार्च के आसपास आती है। हाँ जी, हाँ जी, जब ठंड का समय जाने लगता है और गर्मी का समय आता है, उसके बीच का जो टाइम है वह है वसंत ऋतु। तो वसंत पंचमी हम सब मनाते ही है, चैत्र का महीना उसमें आता है। तो उस समय अस्थमा वालों के लिए, एलर्जी, जो भी कफ के संबंधी प्रॉब्लम्स है, उन सब को बहुत इश्यू होते हैं। कई बार हम पोलन ग्रैंस वगैरह के जो भी इश्यूज है वो उस समय ज्यादा देखते हैं। तो वो भी एक कारण एक्सटर्नल देखने में आता है, लेकिन इंटरनली कफ प्रकोपित हो जाता है। ठंड के दिनों में हम बहुत अच्छे से खाते हैं। ठंड के दिनों में जठराग्नि अच्छी होती है, हम घी के लड्डू भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स की कुछ पिन्नियाँ भी खाते हैं, सब अच्छी चीजें ली जाती है। लेकिन उस समय वो बहुत पौष्टिक है, अच्छी है, लेकिन बाद में जो थोड़ा कफ अंश उसका रह गया, यदि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो कफ का प्रकोपन वसंत ऋतु में होता है। तो सर अभी आपने जैसे डाइजेशन का कहा, तो मुझे भी जस्ट आजकल आपने देखा होगा सर डाइट का बहुत चल रहा है, डाइट प्लान्स, कीटो डाइट, बिल्कुल घी मत खाओ, ऑयल मत खाओ, बिल्कुल ड्राइड अप फ्रूट, मतलब प्रोटीन रिच फूड। और तो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि डाइट कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है व्याधियों को जनरेट होने में बॉडी के अंदर। डाइट तो पहला सूत्र है। जब हम 3 निवारण की बात करेंगे जी, तो उसमें आपको बहुत इसमें डिटेल में जानने को मिलेगा। चलिए, तो फिर मैं उस चीज को उसी एपिसोड के लिए छोड़ देता हूँ, ताकि ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। अच्छा। और ये वास्तव में कहा जाए तो चिकित्सा का पहला सूत्र है ये, है ना। तो उसको हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। काल की और हम डिटेल में यदि बात करें तो काल में जैसे हमने 2 काल तो देख ही लिए। दूसरा आयुर्वेदा में एक और बहुत महत्वपूर्ण बताया है कि हम जो भी कर्म करते हैं, इवन हमने पास्ट लाइफ में कुछ कर्म किया, तो वो कर्म, वो काल का असर भी इस काल पर पड़ सकता है। अच्छा। क्योंकि काल हमारा पीछा, जो कहते हैं ना, काल ढूंढ करके आपको उसको जो सजा देना है, या जो भी अच्छा करना है या बुरा करना है, काल आपको वो पूरा मौका देता है और उसका फल हमें मिलता है। तो आयुर्वेदा में यहाँ तक ऋषियों ने लिखा है कि आपने जो भी कुछ पूर्व में किया उसका भी परिणाम या उसका काल का असर व्याधियों को उत्पन्न करता है। कई व्याधियां हैं, जैसे सोराइसिस को हम देखते हैं, कुष्ठ को हम देखते हैं, जिसको आयुर्वेद में लिखा है, जिसको हम एलोपैथी में कई बार इडियोपैथिक कह देते हैं। इसका कोई रीजन नहीं है, कैसे आ जाती है पता नहीं चलता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी कई बार नहीं होता है। लाइफ टाइम कई बार वो प्रॉब्लम चलती चली जाती है। तो यहाँ पर कई बार आयुर्वेदा में बताया गया है कि हमें किस तरह से सात्विक दिनचर्या अपनाते हुए जप से, ध्यान से, दान से, सेवा से उस व्याधियों के अंदर हम कुछ फायदा ले सकते हैं। तो जो कर्म कटना है, जो कर्म को हमें काटना है, वो तो कटना ही है, उसको हम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें यदि हम करते हैं तो उसका भी असर मिनिमाइज किया जा सकता है। अच्छा, मतलब तकलीफ कम होगी, लेकिन भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं ना, भगवान ने भी यदि मनुष्य जीवन लिया और उन्होंने कुछ कर्म ऐसे किए तो उसका नेगेटिव असर तो उनके जीवन में भी आया था। बिल्कुल। इसका सबसे रोचक
जो एक एग्जाम्पल है वो ये है कि जब राम भगवान ने बाली को मारा तो अगले जन्म में वही बाली एक हंटर बन के कृष्ण भगवान के अवतार के एंड का कारण बना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा छंद है जो इस बात से रिलेट करता है। वही बिल्कुल। तो इसीलिए ये भी एक व्याधि का कारण बनता ही है, हाँ जी। है ना। तो हमें इसीलिए तीनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप जो भी कुछ कहेंगे, आप व्याधि का कोई भी कारण यदि बताएंगे तो वो इन 3 कैटेगरी में ही कहीं पर फिट होगा। अब आप भले ही लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वो प्रज्ञापराध में आ रहा है, खान पान हमारा गड़बड़ हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं 7वें इंद्रियार्थम में आ रहा है ना। तो इसी तरह से कुछ हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो भी प्रज्ञापराध में आएगा। जो मौसम के कारण व्याधि आ रही है वो भी इसमें आ रही है, ठीक है। तो सभी कुछ कारण अब इस 3 कैटेगरी में आप पूरा डाल सकते हैं। कैटेगराइज हो गया। राइट। तो सर अब मैं समझना चाहूँगा कि जैसे आपने इन तीनों कारणों का मुझे उल्लेख दिया, डिटेल्ड उल्लेख दिया, लेकिन अब जैसे आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू पीपल हु डू नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं एक पर्सपेक्टिव कहूँ कि कई लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं बट वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शायद उस कल्चर में ढाला गया, उनका जन्म शायद इस घर में हुआ, किसी ब्राह्मण शैली में हुआ या किसी ऐसे घर में हुआ जहाँ पूजा पाठ की बड़ी मान्यता है, और बिकॉज कोई कर रहा है तो हम कर रहे हैं। उनके शायद माता पिता अच्छा पूजा पाठ करते तो बच्चे भी करने लगे। बट इवेंचुअली आजकल की जनरेशन एक ही सवाल पूछती है, व्हाई मी, यानी कि मैं क्यों करूं, वो कर रहे हैं, उनकी इच्छा है वो करें, मुझे नहीं करना। तो आयुर्वेद व्याधि से रिलेटेड यानी कि रोग से संबंध करते हुए एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को कैसे कनेक्ट करता है और कैसे स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल आपके सिर्फ मेंटल पीस को नहीं बट एक रोग के रेजिस्टेंस का एक कारण बन सकती है, इस बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने एक बार बात करी अभी, आयुर्वेद केवल एक मेडिकल साइंस नहीं है, ये आयु का वेद है। हाँ जी। तो हम यदि रात को सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आप देखिए कोई भी व्यक्ति, यदि मैं हूँ, आप हो या कोई दूसरा व्यक्ति जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता है जी, सुबह उठ करके यदि वो गुस्से में उठ रहा है, हाँ जी, रात को तनाव लेकर के वो सोया है, हाँ जी, तो उसका वही स्ट्रेस वो दिन भर भी पास आउट करने वाला है। लेकिन वही स्पिरिचुअल व्यक्ति यदि सुबह उठ रहा है जी, अपने हाथों को प्रणाम कर रहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, धरती माता को स्पर्श करके वो अपने दिन की शुरुआत कर रहा है। यदि वो अपना कोई और अच्छे जानकार है, स्वर को चेक करके वो अपना वही कदम पहले रख रहा है नाड़ी के हिसाब से, तो उस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ वो अलाइन हो रहा है। क्योंकि आप माने या ना माने, आजकल तो वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो कुछ हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है और जो ब्रह्मांड में वो हम में है। तो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानना ये हमारी ही अज्ञानता हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आप आंखों से सुन नहीं सकते, आप कानों से देख नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। हर इंद्रियों का अपना एक विषय है। तो ऐसे ही यदि स्पिरिचुअलिटी को समझना है, ईश्वर को समझना है या इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं या उसका जो एक समझने का एक एसेंस है वो बहुत अंदर है। जब आप आंख बंद करके बैठते हो, अपने अंदर डूबते हो, तो वहाँ फिर सब कुछ अनुभूति अपने आप होती है। तो सर क्या आप भी ट्रेन करते हैं, मेडिटेशन वगैरह कराते हैं या आपका क्या स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, थोड़ा सा मुझे बताइए, ताकि एटलीस्ट हमारे ऑडियंस में अगर यदि कोई व्यक्ति इंदौर में है या अगर कोई रिमोटली भी आपसे एसोसिएट हो सकता है, तो इट विल बी माय ऑनर, माय चैनल्स ऑनर कि मैं एटलीस्ट वो कनेक्टिंग चैनल बन सकूं उनके बीच में। बिल्कुल, हम तो अपने आप को वही जैसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि ईश्वर ने हमें उसके लिए चुना। तो हम जैसे आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस भी लेते हैं, इसमें कि आपको पता होगा हैप्पीनेस प्रोग्राम हम कराते हैं, इसमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। अच्छा। सुदर्शन क्रिया वर्ल्ड नोन एक आर्ट ऑफ लिविंग की ब्रीथिंग टेक्निक है। अच्छा। जैसे आप जानते हैं कि सांसों का एक लय होता है, एक रिदम होता है। जब हम गुस्से में है तो हमारी सांसें कुछ अलग पैटर्न में चलती है। हाँ जी, हाँ जी। जब वो बहुत चिंतित होते हैं तो हमारी सांसों का कुछ पैटर्न अलग होता है। ओके। जब हम हर भाव का अपनी सांसों से कंट्रोल्ड है ना। इसी तरह से जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारी सांसें बहुत अलग चलती है, हम बहुत कुछ एक्साइटेड होते हैं तो हमारी सांसें अलग चलती है। तो हर भाव जब सांसों से कनेक्टेड है, तो गुरुदेव ने सोचा कि क्यों ना हम अपने भावों को तो पलट नहीं सकते, हम इस सांसों को पलट दें। तो सांसों का एक रिदम ऐसा प्यारा सा बनाया कि उस रिदम में जब हम सांस लेने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे पूरे भाव, हमारा मन, सब कुछ बदल जाता है। ओह नाइस, अमेजिंग। ये टेक्निक हम सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया हैप्पीनेस प्रोग्राम हम कराते हैं। तो यहाँ पर इंदौर में भी जब किसी को भी सीखने की इच्छा हो तो हमारा नंबर लेकर के उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। डिटेल्स मैं हर एक इन्फॉर्मेशन सर की जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में दूंगा। डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। एटलीस्ट एक बार आप अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हैं और एक कुछ अलग डायमेंशन ऐड करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो सर से अच्छा कोई कंसल्टेंट मेरे ख्याल से मेरी जानकारी में तो नहीं है। और
बहुत सारे एलिमेंट्स पे हम ये सेशन सिर्फ हमने अभी कारण के बारे में बात करी है, इन कारण के बाद हम उसके निवारण की बात करेंगे और जैसा ही अभी सर ने कहा नाड़ी परीक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे एक सेशन के अंदर। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जिनको लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल फंक्शन इश्यूज हैं, कुछ भी है, प्लीज शेयर कीजिए आप ही, ताकि उस चैनल का एक कारण बन सके, एक मीडियम बन सके और ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस सेशन के अंदर दी। ऑल्दो अब मेरा मन बहुत मचल रहा है निवारण के लिए और मैं निवारण के लिए जल्द ही आपके साथ एक सेशन और करूंगा और उसमें हम हर एक चीज को एलॉबरेट करेंगे। जिन क्वेश्चंस को हमने इस सेशन के अंदर छोड़ा है हम वहां कंटिन्यू करेंगे और हमारे ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।